सो आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस इन वाटर बाय रिपल टैंक। अब इंटरफेरेंस का प्रोसेस पहले हम देखते हैं कि क्या है और उसके बाद ये रिपल टैंक क्या है। इंटरफेरेंस बेसिकली वेव्स के अंदर हम प्रोड्यूस कराते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आप एक स्ट्रिंग ले लें बिल्कुल स्ट्रेट, उसका एक एंड आप टाई कर दें, ठीक है। तो अब अगर स्ट्रिंग को आप ये समझें कि ये पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब जब आप स्ट्रिंग को बाय हैंड मूव कराएंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर सबसे पहले आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके आते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस होगी जिसको मैं ग्रीन कलर के अंदर शो कर रहा हूँ। इस तरह से एक वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स बेसिकली खुद आप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन मूव नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रो। यानी अगर इस पार्टिकल की बात करो तो इस पोजीशन पे भी था, इस पोजीशन पे भी था, इस पोजीशन पे भी था, इस पे भी था, इस पे भी था, जो इसकी करंट पोजीशन है उसमें भी था। तो यही अपनी डिस्टरबेंस को आगे मूव करते हैं जिसको हम वेव कहते हैं। अब जो वेव के पार्टिकल्स, ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे वो पहले मौजूद थे, यानी रेस्टिंग पोजीशन। जो पार्ट रेस्टिंग पोजीशन से ऊपर है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है, और जो पार्ट इससे नीचे है उसको हम ट्रफ कहते हैं, यानी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब अगर ये तो एक वेव थी, अब फर्ज करें हम दूसरी वेव जो कि इसी पॉइंट से हम प्रोड्यूस कराते हैं, और इस तरह से प्रोड्यूस कराते हैं कि उस वेव की भी जो आपका, यहाँ पे चले हम उसको येलो कलर से शो कर देते हैं, उस वेव की भी जब क्रस्ट जो है वो क्रस्ट के ऊपर आ रही है, ठीक है, और ट्रफ जो है वो ट्रफ के ऊपर आ रही है, उस वेव की भी। अब क्या होगा कि जो इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या है जी, अगर आप इस पार्टिकल को देखते हैं तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है। इनका जो एम्पलीट्यूड होगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे, मैं रेड कलर के साथ जो रिजल्टेंट आपके पास वेव होगी वो उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा इस तरह से। अब उसका क्रेस्ट और ट्रफ का अगर आप देखें तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। अब अगर आप यहाँ पे एक और बात देखते हैं तो वो ये है जी कि जब आपका एम्पलीट्यूड डबल होता है तो उस केस में जो जो आपका पार्टिकल है जो कि पहले टू एंड फ्रो यानी पानी के अंदर ही अप एंड डाउन, या अगर आप स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर ही जो अप एंड डाउन जो पार्टिकल मूव कर रहा था, अब वो पहले इस पोजीशन तक जाता था मैक्सिमम और फिर वापस आता था और इस तरह मूव करता था। अब उसने ज्यादा दूर जाना, डबल उसका एम्पलीट्यूड हो गया और इस तरह से वो मूव करता था। इसका मतलब है इन इन पोजीशन पे आप जो है वो पाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन पोजिशन पे ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन थी, तो ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने से वो इस तरह से अब रोटेट कर रहा है और यही डिस्टरबेंस जो है वो आगे की तरफ जा रही है। अब डिस्प्लेसमेंट, जब हम दो वेव को सुपर इम्पोज कराते हैं, यानी दो वेव इकट्ठी एक ही पॉइंट से दो वेव हम स्टार्ट करें, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास इंटरफेरेंस है। फिर इंटरफेरेंस के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं जिनको हम, एक को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं और एक को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया कि अगर आपकी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, यानी जो मीन पोजीशन से फासला होगा एक एक्सट्रीम पे, वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगी, यानी अगर आप लेट से यहाँ पे इस केस में अगर ट्रफ आ जाती है, जिसको मैं यहाँ पे ये लाइट से ब्लू कलर के साथ शो कर रहा हूँ, यानी जब इसकी क्रस्ट होती और इसकी ट्रफ होती तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता, जीरो हो जाता। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास जीरो हो जाता है, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जो कि स्मूथ, अगर जब वाटर वेव्स जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इस रिपल टैंक के अंदर देखेंगे, जो कि एक डिवाइस है जिससे हम वाटर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। अब ये किस तरह से वर्क करता है, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर जो ट्रे है जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, और ये ट्रे शीशे की बनी हुई है ताकि जो बल्ब हमने इसके ऊपर लगाया है जब इसके अंदर से वेव पैदा हो तो वो बल्ब की रोशनी की वजह से वो रोशनी पानी से होती हुई इस नीचे शीट के ऊपर उस पूरे पानी की वेव्स का इमेज दिखा सके। अब इसके साथ अगर आप देखें तो एक वाइब्रेटर अटैच है, और वाइब्रेटर के साथ ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लक्कड़ नुमा एक हमारे पास ऑसिलेटिंग पैडल है जो कि मूव करता है और जिसकी वजह से हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती हैं, ऑसिलेटिंग पैडल। अब चूंकि हमें यहाँ पे जो है वो सर्कुलेटरी वेव प्रोड्यूस करानी है, यानी सर्कुलेटरी से मुराद के सर्कल फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑसिलेटिंग पैडल को उठा, मतलब इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह दो नॉब्स यानी दो पेन लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। दो नॉब्स अब कह सकते हैं, चले दो नॉब्स जो कि पानी के अंदर डिप हैं। आज जब आप वाइब्रेटर को मूव कराएंगे तो दोनों नॉब्स मूव करेंगी और दोनों के नॉब्स के मूव करने की वजह से पानी के अंदर सर्कुलर वेव पैदा होगी। यानी अगर लेट सपोज ये आपकी रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक नॉब जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और एक नॉब यहाँ पे मौजूद है,
तो दोनों ही जो है वो सर्कुलर वेव जो है वो प्रोड्यूस करा रही हैं। आप यहाँ पे देखें अगर, तो इसी तरह ये जो है ये भी अपने एंड पे सर्कुलर वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखें तो इस तरह से ये वेव, अब वो पॉइंट्स जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आएगी, ठीक है, यानी अगर आप देखें तो वाटर वेव भी एक जो है ट्रांसवर्स वेव्स हैं, यानी उनकी जो वो भी उनकी जो पार्टिकल की अप एंड डाउन मूवमेंट होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती है, तो जिसको हम ट्रांसवर्स वेव मूवमेंट ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो वाटर का जो पैटर्न बनेगा वो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन में मौजूद है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से यानी वो सरफेसेस, यानी ये भी यहाँ पे भी वो एक वो पॉइंट था जहाँ पे यहाँ पे नॉब ने मूव करी थी और यहाँ पे भी नॉब मूव करी थी, फर्ज करें 2 पॉइंट्स है, और दोनों पॉइंट्स के ऊपर, यानी यहाँ पे मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, दोनों पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो एरिया जो कि नॉर्मली अगर आप देखें तो नॉर्मली ये सर्कुलर वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो स्मॉलर था अगर आप इस एरिया पे देखते हैं, लेकिन जहाँ पे ये सुपर इम्पोजिशन होती है, यानी यहाँ पे जब क्रेस्ट और ट्रैफ आपस में मिलती है तो वो एरिया इस तरह हो जाता है, यानी उभर आता है ऊपर। वो इस वजह से उभरता है क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये वो एरिया जहाँ पे इस वेव की क्रस्ट और इस वेव की क्रस्ट आपस में सुपर इम्पोज हुई है, तो रिजल्टेंट क्रस्ट जो है वो सरफेस एरिया से ऊपर चली गई है। और जो एरिया बिल्कुल डाउन है, ठीक है, यानी नीचे की तरफ है, यानी इस तरह से है, ठीक है, वो एरिया जहाँ पे ट्रफ ट्रफ के ऊपर मिलती है। लेकिन वो एरिया जो बिल्कुल स्मूथ है यानी बिल्कुल प्लेन है, वो एरिया जहाँ पे जिसको यहाँ पे मैं शो भी कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो एरिया जहाँ पे इस एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रफ के साथ, यानी इसको मैं ग्रीन से शो करता हूँ, बल्कि हम एक ऐसा कलर लेते हैं जो कि विजिबल हो, ब्लू कलर, ठीक है। ये वो एरिया है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पे इस सर्कुलर वेव की क्रस्ट इस सर्कुलर वेव की ट्रफ या इसकी क्रस्ट और इसकी ट्रफ आपस में मिले हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आप देखें तो वाटर पार्टिकल्स, यानी वाटर वेव जो है, लेट सपोज ये एक पार्टिकल है बहुत सारे वाटर पार्टिकल के दरमियान, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे नॉब ने यहाँ पे आपके हिट किया तो इस पार्टिकल को उसने क्या किया, इस पार्टिकल को डाउन साइड पे मूव किया। अब अगर एक और फोर्स आती है वो भी इस पार्टिकल को डाउन साइड पे मूव करती है, डाउन पे जब मूव करेगा तो मीन ट्रफ पैदा होगी। जब डाउन पे आएगा तो इसका मतलब है कि वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और रिजल्टेंट पहले वो यहां तक नीचे जा रहा था, अब वो डेफिनेटली जब वो भी उसी वक्त फोर्स आके ऐड करेगी तो रिजल्टेंट फोर्स ऐड अप हो जाएगी और वो पार्टिकल ज्यादा नीचे जाएगा, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसी तरह से इसके रिएक्शन में चूंकि जितनी फोर्स आप लगाते हैं, ठीक है, उतनी अपवर्ड फोर्स लगती है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि पानी के ज़रात तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, उतनी अपवर्ड फोर्स लगेगी और पानी ऊपर भी उतने ही एम्पलीट्यूड पे जाएगा, जिससे हम बात करते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आता है, ठीक है। अब अगर आप दूसरे केस में देख लें तो अगर पार्टिकल यहाँ पे देखें, ये पार्टिकल था हमारे पास, अगर इसके जो है ये इसकी मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए लगाई है कि ये इसकी जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन थी, जब नॉब ने इसको आके हिट किया तो ये पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड मूव किया, ठीक है। लेकिन उस वक्त दौरान में एक और वेव थी जो कि इसको अपवर्ड, यानी एक और डिस्टरबेंस थी, डिस्टरबेंस की मूवमेंट थी जो कि ऊपर की तरफ आ रही थी इसी डायरेक्शन के अंदर। अब इसने इसको नीचे लेके जाने की कोशिश की, वो इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक ही पार्टिकल के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड की ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल स्टेशन वहां पे स्टे करेगा। इस वजह से वो जो एरिया होगा वो दो वेव की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगा, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये आपकी डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्ट कर दिया आपने ओवरऑल एम्पलीट्यूड को। अब अगर इस फिनोमेना को आप थोड़ा सा रेजोनेंस के साथ भी कंपेयर करें तो जैसे हम बात करते हैं जी कि ये एक बच्चा जो है वो यहाँ पे झूले ले रहा है, जो बिल्कुल एक झूला सा होता है, उसके अगर आप देखें तो बच्चा जब यहाँ यानी उसका वो जब यहाँ से इस तरह से मूव करेगा, यानी मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, अगर वो यहाँ पे आएगा और इसके बाद इस तरह से होता हुआ यहाँ पे जाएगा, तो आप देखेंगे अगर बच्चा यहाँ पे आया तो आप जब ये वहाँ यहाँ से बिल्कुल वापस जाने लगता है, ठीक है, यानी टूवर्ड्स अपनी मीन पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से, तो उस वक्त अगर आप उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएं तो अब ये जब ये आगे जाएगा तो यहाँ के बजाय ये और थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड जो है डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो फोर्स उसकी अपनी थी जो पहले ही एक्ट कर रही थी और एक और आपने फोर्स लगाई, एक और डिस्टर्बेंस आपने पैदा की जो इसके साथ एड अप होके जिसने इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया। तो इस वजह से इंटरफेरेंस का फिनोमेना यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना आप एग्जैक्टली वैसे ही देख सकते हैं जैसा कि आप लाइट के अंदर देखते हैं।